हाँ भाई, कर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव, वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, चाणक्य कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आपका गौरव, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग लाइव प्रोसेस, जो क्लास 10th का एक बायो का चैप्टर है, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बचे हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आज डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकता है। कर स्टार्ट, आ जाओ। तो करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं क्या एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। किसके ऊपर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं। तो ये कहता है जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको क्या बेनिफिट, और जो पानी में रहते हैं उनको क्या नुकसान। तो देखिए बच्चों, कहता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी यूज करते हैं ऑक्सीजन, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं वो होती है डिसॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में होती है इन सराउंडिंग वाटर। नेक्स्ट कहता है सिंस एयर डिसॉल्व इन वाटर हैज फेयरली लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है उसकी अवेलेबिलिटी है, जो उसकी मिलने की संभावना है वो बहुत कम होती है। मगर जो टेरेस्ट्रियल, जो आपके क्या कहता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है मच फास्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग, इसीलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो बार बार ऑक्सीजन लेते हैं। अब बात करें किसकी, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। उनके पास ऑक्सीजन जो नेचर के अंदर अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, कम होती है। वो आराम से बैठ के क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इतना समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism। कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, देखते हैं। पहला कहता है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज, पहला स्टेप होता है ब्रेक डाउन का। क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आगे लिखा भी है कि इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। पहला ध्यान रखना, जो पहला स्टेप होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का बच्चों, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये बात रट लोगे। कहां पर होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। उसके बाद करता है दिस प्रोसेस इल्ड अ 3 कार्बन मोलिक्यूल कंपाउंड। फिर ये पायरेट बनाता है। क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है, और पायरेट के अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट, फिर इस पायरेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। टेक प्लेस इन डिफरेंट वे। देखो बच्चों, क्या रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन होता है वो पायरुवेट बना देता है। फिर पायरुवेट का अलग अलग 3 तरीके से क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, पहला देखिएगा, पहला हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक नाम से क्लियर है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन कहां पर देखने को मिलती है, प्लांट्स में। लाइक ईस्ट हो गया, प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट। यहां पर ईस्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखोगे कि सर इसमें इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल। साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और 2-4 बाय प्रोडक्ट बनती है, उनकी जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारे पास क्या कहता है बच्चों, दूसरा हमारे पास जो बन रहा है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी जो ब्रीथिंग से हम लोग खाना ऑक्सीजन कंज्यूम करके जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ये पायरुवेट क्या होता है, टूट जाता है। किस फॉर्म में, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पिछले वाला था ऑक्सीजन की एब्सेंस में, किसमें था, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब की बार किसमें बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर ये टू गिव राइज 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 3। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, CO2 से हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट करते हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल, साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और यहां पर काफी सारी अमाउंट में एनर्जी मिलती है बच्चों। दिख रहा होगा ना सबको, क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन को बोल देते हैं व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंसान के फॉर्म में
ठीक है। और थर्ड की बात करेंगे बच्चों, थर्ड में क्या कहता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहला ऑक्सीजन देते हैं स्टेप में, पहले स्टेप में एनारोबिक में ऑक्सीजन होती है मगर ना के बराबर होती है, ठीक है। दूसरे में क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन देते ही नहीं है, ये गड्ढे के अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है, सॉरी मसल के अंदर होती है ये रिएक्शन। सम टाइम जब हम बहुत सारा भाग रहे होते हैं, भागते टाइम हम जो लोग हमारे अंदर ऑक्सीजन गई है, जब वो सारी कंज्यूम हो जाए तो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, वहां पर यहाँ पर क्या होती है, ये वाली प्रोसेस होती है, वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। When there is lack of oxygen, especially during physical exercise, फिजिकल एक्सरसाइज में आपका खेलना कूदना दौड़ना भागना सब आता है, हमारी मसल्स के अंदर होती है। जो पायरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। अभी 10th क्लास में हो, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, क्रैम्प आ जाते हैं, थोड़ा जिसको बोलते हैं नस पे नस चढ़ना, या फिर हम कहें थोड़ा सा यहाँ से मांस में खिंचाव आना, उनको उसको क्रैम्प बोला जाता है बच्चों। ये स्पेशली स्पोर्ट्स वाले बच्चे होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। देखिएगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को आप HB से डिनोट कर सकते हो, H बड़ा होगा B छोटा होगा, ध्यान रखना इस बात का। कहां पर प्रेजेंट होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। मैं रिपीट कर दूं, देखिए क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, टेक अप द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेता है, कहां से लेगा, फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेगा बच्चों, और उसको क्या करेगा, अब ऑक्सीजन के साथ क्या मिल गया, ब्लड मिल गया। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल गया या ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिल गया, तो ऐसे ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, इट कैरी द ऑक्सीजन, जो वो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, या मैं कहूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजन को कंधे पे उठा के लेके चला जाएगा। कहां लेके जाएगा, टू टिश्यूज, जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यू होंगे उनके पास लेके जाएगा। विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, ये पहले उनको देता है जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये इंसान नहीं है कि कर लो जितना घेर सकते हो घेर लो, ये सबसे पहले किसको देगा, ऐसे टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा काम क्या करेगा बच्चों, जिनको ये ऑक्सीजन दे के आया, कौन दे के आया, ब्लड दे के आया, जिनको ऑक्सीजन दे के आया है वो खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे, उस हीमोग्लोबिन को या मैं कहूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा सोल्यूबल होती है। देयरफॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन द डिजॉल्व फॉर्म, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्यादा, उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसलिए वो डिजॉल्व फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है इन अवर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू टू लंग्स, वापस कहां जाएगी, लंग्स के पास जाएगी। और इस तरह से क्या होता है, हेयर इट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स। डायग्राम से समझेंगे थोड़ा सा, देखो ये आपका लंग्स है बच्चों, ये आपका हार्ट है, ये आपकी बॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहले बॉडी से जो ब्लड गया हार्ट के पास गया, ये कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। मैं इस इम्प्योर ब्लड को बोलूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलूंगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस ब्लड को मैं बोलूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से कहां गया, लंग्स के पास गया, ये भी कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर जो लंग्स में क्या होगा, ये CO2 रिलीज कर देगा और O2 का गेन कर लेगा, तो O2 को प्लस के सिंबल से, CO2 को माइनस के सिंबल से। लंग्स से ब्लड कहां आया, फिर हार्ट के पास, इसके पास तो ऑक्सीजन मिल चुका है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हार्ट से फिर दोबारा पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। आप ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लो या नीचे वाले क्वेश्चन को, डायग्राम को समझ के इसको आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो इंसान का लंग्स है वो किस तरह से डेवलप किया गया है, किस तरह से बनाया गया है ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सके, ऑक्सीजन और CO2 का टेक और इनटेक और उसको बाहर निकाल सके। देखिएगा ये हमारा ह्यूमन का लंग्स का डायग्राम है। देखिए सबसे पहले होती है नेसल पैसेज, ठीक है, दिख रही होगी ना कैमरे में, नहीं दिख रही तो ध्यान रखना थोड़ा सा। NCERT का डायग्राम खोल लेना, मैंने NCERT का ही लगाया है। इसको बोलते हैं नेसल पैसेज।
यहां से आप कोई भी गैस लेते हो या फिर ऑक्सीजन लेते हैं या फिर हम CO2 छोड़ते हैं। नीचे है माउथ कैविटी, उसके बाद है फेर्निक्स, फेर्निक्स के बाद लैरिंक्स। ये ना भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारी किसको बोलते हैं, वेंट पाइप को बोलेंगे। फिर ट्रैकिया किससे बनी होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी होती है। आगे आप जाओगे तो ब्रोंकियाई दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्रोंकियाई हम कह सकते हैं बड़ी पाइप, सबसे बड़ी पाइप ट्रैकिया, ट्रैकिया से छोटी पाइप होती है ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से छोटी और सबसे छोटी पाइप होती है ब्रोंकियोल्स। क्या होती है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल से छोटी पाइप होती है एल्वियोलर सैक, क्योंकि एल्वियोलर सैक में क्या होता है, एल्वियोली होती है। एल्वियोली में ही बच्चों क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहां इस पॉइंट पर आकर ब्लड CO2 तो दे देता है लंग्स को, ब्लड CO2 दे देता है लंग्स को, और लंग्स से कौन सी गैस ले लेता है, O2 गैस ले लेता है। यहीं पर ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं अब इसको। कहता है विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। सबसे पहले बड़ी पाइप, बड़ी से छोटी, छोटी से छोटी पे टूटता बढ़ता रहता, टूटना तो नहीं बोलेंगे। विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, और उस बड़ी ट्यूब को बोलेंगे ब्रोंकियाई। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई फर्दर टूट जाएगी, ब्रोंकियाई विच इन टर्न फॉर्म ब्रोंक्यूल्स। ये कि ब्रोंकियाई किसमें चली गई, ब्रोंक्यूल्स में। द ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो फर्दर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम बोलेंगे एल्वियोली। इस क्वेश्चन को मैं दूसरी फॉर्म में बोलूं तो ये भी आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। याद रखना, इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे कहता है द एल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया। बच्चों यहां से MCQ क्वेश्चन में बन गया कि लंग्स के अंदर मैक्सिमम सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करवाता है, तो आप क्या बोलोगे, एल्वियोली नाम की जगह है सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। क्या करने के लिए, ताकि यहां पर किसका एक्सचेंज हो, उसके गैसेस का एक्सचेंज हो उसके। द एल्वियोली हैव वेरी थिन वॉल्स, इसकी जो वॉल होती है बड़ी पतली पतली होती है। एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक्सटेंसिव मतलब बहुत, उसका नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि उलझा हुआ होता है। पतली पतली लाइंस का ना बड़ा सारा नेटवर्क होता है जिसको हम लोग अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो जिनका काम क्या होता है उस बड़े नेटवर्क का, कि वहां पर गैसेस का मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके। इज इट क्लियर और नॉट। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ, क्या कहता है भाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से कंपोनेंट है। साथ में कहता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। कंपोनेंट होता है जिन चीजों से मिलकर वो सिस्टम बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, क्या है, कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का, वो किससे मिलकर बना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन ऑर्गन है हार्ट, हार्ट के बाद दूसरा है ब्लड, और ब्लड के बाद है ब्लड वेसल। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्ट के। पहला मैंने बोला हार्ट, हार्ट के बाद मैंने बोला ब्लड, और ब्लड के बाद बात करेंगे इसकी ब्लड वेसल्स की। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, हार्ट का काम क्या है बच्चों, हार्ट मैंने बताया था रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को की ना याद रहे तो आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड ये रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, बॉडी से इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा एंड पंप इट टू लंग्स। जो मैंने डायग्राम बनाया था सेम वही डायग्राम है, और एक किसको भेज देगा, लंग्स को भेज देगा फॉर एनरिचिंग विद ऑक्सीजन। एनरिचिंग विद ऑक्सीजन का मतलब है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल देगा काफी अमाउंट में। इट रिसीव प्योरीफाई ब्लड, फिर दोबारा क्या करेगा, लंग्स से वापिस प्योर ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम लंग्स एंड पंप इट अराउंड द बॉडी। समझ लो ना, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, वो ब्लड किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, मतलब प्योर ब्लड लिया, और हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कहता है अब ब्लड का काम क्या है भाई, फंक्शन ऑफ ब्लड। कहता है ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का और डाइजेस्टेड फूड का, काफी सारे हार्मोन्स का भी करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट का तो करता ही करता है। फॉर एग्जांपल आपका यूरिया हो गया बच्चों, ठीक है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ब्लड के अंदर क्या होता है, WBC आपको पता होगा, व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। और साथ में ब्लड का काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम होता है। इतना क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या करता है, द ब्लड पुश्ड बाय द हार्ट, जो ब्लड पुश किया जाता है हार्ट के द्वारा
फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, वो कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। फॉर ब्लड वेसल्स क्या है? आपकी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, इनके अंदर सारा दिन ब्लड फ्लोट करता रहता है। एंड आल्सो कम बैक टू द हार्ट थ्रू देम, और इन्हीं की हेल्प से ब्लड बॉडी में जाता है और इन्हीं की हेल्प से ब्लड बॉडी से वापस आता है। इज इट क्लियर कुणाल? बच्चे क्लियर इतना? यहाँ तो कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलेंगे, बहुत बढ़िया। कुणाल बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है भाई। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैं मैमल हूँ, आप लोग भी क्या हो जो वीडियो देख रहे हो मैमल्स ही हैं, ठीक है ना? मैमल्स पता होगा, 9th क्लास में सीखा होगा। मैमल्स कौन होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे मैमल्स हैं, जो जिनके दांत होते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। राइट? इज इट क्लियर? चलते हैं। कहता है ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चैम्बर्स बनाना क्यों जरूरी है? ताकि उनका प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग रहे। देखते हैं क्या कहता है। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलेंगे प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। ध्यान रखना, ब्लड अलाउ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है? इससे क्या होता है, अगर हम प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को अलग अलग करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स, ताकि उनको क्या उसके ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस सिस्टम को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन। जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एंड टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, अपनी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलें आगे, समझ आया ना? क्लियर सबके? बहुत बढ़िया। बस थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, चल करते हैं इसको। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बताइए कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं किसके अंदर। एक अच्छे डेवलप्ड प्लांट के अंदर की बात कर रहा है। तो आपको पता ही है प्लांट्स के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जैसे याद रखना जल का ट्रांसफर करता है, फ्लोएम फल का ट्रांसफर करता है, मतलब उनके लिए जो फल है मतलब फूड का ट्रांसफर करता है। तो देखते हैं, इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू कंडक्टिव टिश्यू। याद रखना कितने कंडक्टिव टिश्यू हैं? दो हैं। पहला आपका जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम के लिए जल याद रखना, ठीक है, फ्लोएम के लिए फल याद रखना। ठीक है बच्चों, जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रैकियार्ड से बना होता है, एंड अदर जाइलम टिश्यू से बना होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने लाइन ऐसे ही ऐड कर दी। ठीक है, द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। जो ये जाइलम टिश्यू होते हैं जुड़ जुड़ के ट्यूब बना देते हैं, बस इतना याद रखना। क्या बना देते हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, जो प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है ना? और जाइलम क्या ट्रांसफर करता है बच्चों? अभी बता रहा मैंने, वाटर का ट्रांसफर करता है, और जो वाटर के अंदर डिसॉल्व सब्सटेंस है, मिनरल्स का भी ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसफर बोलो, ट्रांसपोर्ट बोलो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कहता है सेम फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्ट बनाता है, हम कहें एनर्जी बनाता है, वो भी सेम इसी तरह के कनेक्टिव ट्यूब से पूरे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या करता है? आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीव्स में होती है। लीव्स से पूरे प्लांट्स के पास क्या है, खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इतना आप लोग इसको याद रखोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ के हटे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग इसको लिख लो, बाकी फिनोमेना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसको स्किप कर रहा हूं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि वो तो ज्यादा ही मिलता जुलता था। कहता है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। ये स्पेशली पूछा गया तो फ्लोएम की बात करेंगे। ठीक है, और फूड के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक बात याद रखना, जो वाटर होता है प्लांट्स में वो नीचे से ऊपर जाता है, और जो खाना है वो नीचे से ऊपर से कहां आता है? नीचे आता है। इतना क्लियर? टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। वो एनर्जी का यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। द शुगर फूड मेड इन लीव्स। शुगर मतलब ग्लूकोज बनता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है। मेड इन कहां बनता है? लीव्स पे बनता है, याद रखेंगे। इज लोडेड इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का मतलब इतनी पतली पतली ट्यूब होती है जिनके अंदर खाना भरा होता है। ऑफ फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीआर।
किससे बना होता है? ATR से बना होता है। वाटर नाउ एंटर द सीव ट्यूब, वाटर कहाँ एंटर करता है? सीव ट्यूब में, कंटेनिंग सुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू, और जिसके कारण जो हमारा उसके अंदर टिश्यू के अंदर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है? द हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जिसके कारण उस प्रेशर के कारण जो खाना है बच्चों पौधों का वो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? और उसके बाद क्या कहता है इसमें? कहता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यू, दिस अलाउ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट, और जिस प्लांट के जिस पार्ट को खाने की जरूरत होगी उसकी तरफ वो भेजता रहता है। क्लियर इतना? चले, तीनों ही क्वेश्चन लाइन में क्या थे? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे। थोड़ा सा बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, मेरे हिसाब से लास्ट ही है। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, किसकी बात करेंगे भाई? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तो आपका MCQ भी बन सकता है, असर्शन रीजन भी बन सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा NCERT का नहीं है, मैंने ऐसे उठा के लगा दिया, आप कोशिश करना NCERT का डायग्राम स्टडी करना, ठीक है? देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की मैं बात करूंगा। जो हर एक नेफ्रॉन है वो किससे बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, उसके 2 पार्ट है। पहला है, फर्स्ट वन इज कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड, जिसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कहता है जो बोमेन कैप्सूल है कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में बच्चे बड़े पजल होते हैं, बता दूं, ब्लड कैपिलरीज का मतलब छोटे छोटे धागे जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता रहता है, विच इज कॉल्ड ग्लोमरुलस, जिनको क्या बोला जाता है? ग्लोमरुलस बोला जाता है। वन एंड ऑफ द ग्लोमरुलस, जो एक सिरा है, हिस्सा है, एक साइड है, एक एंड है ग्लोमरुलस का, वो जुड़ा होता है रेनल आर्टरी से। किससे जुड़ा होता है? रेनल आर्टरी से, विच ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड। याद रखेंगे भी, रेनल आर्टरी का काम है इम्प्योर ब्लड को लेके आना। कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट, जिसके अंदर यूरिया, जो आपका यूरिक एसिड हो गया या यूरिया वाले सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड, इन इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार किया जाता है आपकी किडनी के अंदर। द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कोइल्ड, और जो नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा वो कोइल्ड की फॉर्म में मिलता है, कुछ ऐसे ही, ठीक है बच्चों। इन दिस पार्ट द सब्सटेंस लाइक शुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, आयंस एंड एक्सेस वाटर विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर एब्सॉर्ब। एक तरफ तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, दूसरे हिस्से में क्या होता है? जो जूड़ी सामान है उसको अलग कर दिया जाता है। द सब्सटेंस रिमेन इन द नेफ्रॉन इज मेनली यूरिन कंटेनिंग डिसॉल्व यूरिया। रिपीट कर रहा हूं, जो सब्सटेंस रिमेन बचा रह जाता है नेफ्रॉन के अंदर इज मेनली वो क्या है? उसके अंदर यूरिन होता है, और कंटेन डिसॉल्व यूरिया इन वाटर विच इज एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, जिसको बाद में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू यूरेथ्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम। इतना क्लियर? डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला तो नॉर्मल डायग्राम है, आपको एग्जाम में A, B या फिर C ऐसे करके वो आपको लेबलिंग करके देगा और बोलेगा ABC बताओ क्या है, इसलिए डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। उसके बाद क्या है? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की मैं बात करूंगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन बोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन कहां पर होगा? बोमेन कैप्सूल में होगा। फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमरुलस द फिल्ट्रेट पासिस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्या कहता है? जो फिल्ट्रेट है वो पासिस होगा इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्ट्रेट कंटेन, और जो फिल्ट्रेट है बचा हुआ सामान है उसके अंदर क्या होगा? ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट एंड वाटर होगा। इतना क्लियर? नेक्स्ट रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन भी बहुत बार होता है। एक बात और बता दूं, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, तो सीधी सी बात है, एक न्यूरॉन, एक नेफ्रॉन एक बार अगर फिल्टर करेगा तो पूरी किडनी में मिलियंस टाइम फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एज द फिल्ट्रेट फ्लो अलोंग विद ट्यूबुल, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो बचा हुआ लिक्विड है वो फ्लो करता है ट्यूबुल के अंदर। यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, ये सारा कुछ हो गया, आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब। जो इंपॉर्टेंट सामान है हमारी बॉडी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? बार बार रीएब्जॉर्ब होती रहती है इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूबुल, जो कैपिलरीज फैली होती हैं नेफ्रॉन के चारों तरफ। आप डायग्राम देखना एक बार, अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट में यूरिन, जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। द फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेट बच गया बार बार रीएब्जॉर्प्शन के बाद उसको हम यूरिन बोलते हैं। यूरिन कंटेन, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सेस वाले साल्ट हो गए, ठीक है। यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन टू
कैरी यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो भाई, एक लास्ट आई थिंक ये क्वेश्चन, उसके बाद हाँ 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। तो देखिए फटाफट, व्हाट आर द एडवांटेज, क्या कहता है ये, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे बाहर छोड़ते हैं। पहला पॉइंट है द प्लांट्स गेट रिड ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, प्लांट छुटकारा पाते हैं गैसेस प्रोडक्ट से थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। याद रखना ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कहता है प्लांट गेट रिड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, उनके अंदर भी गैस, एक्स्ट्रा गैस बन जाती है जिसका वो एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स, और लेंटिकल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, स्टेम्स में होते हैं। आप 10th में हो तो ये लाइन छोड़ सकते हो, खाली इतना लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है द प्लांट्स गेट रीड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, या मैं कहूँ जो गोंद होता है उसकी फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं। पीलिंग ऑफ बार्क, अपनी बार्क वो चेंज करते रहते हैं। बार्क भी एक तरह का क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या सबमिट हो जाते हैं, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड वेस्ट सब्सटेंस सबमिट हो जमा हो जाते हैं। एंड फीलिंग ऑफ फ्रूट्स, और अपने फलों को पकाकर भी वो नीचे गिरा देते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्टेज बाय सिक्रेटिंग देम इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रिजाइन की फॉर्म में भी, वो जिसको आप बोलते हो, कुछ पौधों में से दूध जैसा लिक्विड निकलता है, कुछ में से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो आपके क्या होते हैं, गम्स एंड रिजाइन्स होते हैं। नेक्स्ट वो भी सारा प्लांट्स के लिए तो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वाटर सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस करते हैं। क्लियर? और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी, वही नेफ्रॉन वाली सारी कहानी आप लोग इसमें उतार देना, कोई गलत नहीं निकालेगा। फिर भी देख लेते हैं। देखो अमाउंट ऑफ यूरिन, जो यूरिन की अमाउंट है बॉडी के अंदर, वो कौन रेगुलेट करता है, कौन बनाता है, कौन उसको स्टडी करता है, वो आपका किडनी है। और मैंने बताया था आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर। अब यूरिन कितना बनेगा ये डिपेंड करता है आपने पानी कितना पिया है और आपकी बॉडी में कितना वेस्ट मटीरियल है। देखिए पहला क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉरी, व्हेन वाटर इज अबंडेंट इन द बॉडी टिश्यू, अगर बॉडी के अंदर जो आपका वाटर है काफी ज्यादा अमाउंट में है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, तो आपकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में क्या निकलेगा, वो यूरिन निकलेगा। और वो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड, मतलब हम कह सकते हैं उसमें लेस सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे। When water is less in quantity in the body tissue, a small quantity of concentrated urine is excreted। अगर बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर की अमाउंट कम होगी, तो बच्चों जो आपका यूरिन निकलेगा उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में जो क्या बोलेंगे, यूरिया के सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व वेस्ट। डिजोल्व वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड साल्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, व्हेन देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व वेस्ट इन द बॉडी, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर कम क्या बोलेंगे, कम आपके बॉडी में क्या है बच्चों, ये क्या बोलते हैं इनको, वेस्ट मटेरियल है डिजोल्व फॉर्म में, तो कम पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा डिजोल्व फॉर्म में अवेलेबल है बॉडी के अंदर, तो उनको निकालने के लिए, उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए आपको बार बार पानी पीना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इंक्रीज, और जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका यूरिन पास आउट होता जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन्स। अब हार्मोनल जो एज होती है वो आपकी पता ही है, आपकी नियर अबाउट 14 से 22 तक होती है। इस एज में क्या होता है, हार्मोन्स बनते और बिगड़ते हैं, उस एज में आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज आल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसका काम क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है। इसलिए जितना ज़्यादा पानी पियोगे तो सोडियम और पोटेशियम आयन जो पंप है उतना ज़्यादा वो काम करेगा, और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको भी बाहर निकालेगा। खैर ये तो बड़ी क्लास के लिए होगा, आप इतना ही याद रखना। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतारो और इनको अच्छे से याद करो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपके बोर्ड में MCQ क्वेश्चन, असर्शन रीजन और 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बच गया हमारे पास एक्सरसाइज वाला पोर्शन, उसको